हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड के पार्ट 3 वीडियो के बारे में। ये कार्बन कंपाउंड के वन शॉट वीडियो का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी कार्बन की, कि यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और हमने बात करी थी, ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल के बारे में बात करी थी हमने। ये टेबल है आपके सामने, इसके बारे में हमने बात करी थी। और हमने बात करी थी आइसोमर्स के बारे में कि आइसोमर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करी थी, ये आपकी टेबल है फंक्शनल ग्रुप्स की। उसके बाद हमने होमोलोगा सीरीज देखा था क्या होता है। और हमने पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 के अंदर नॉमेनक्लेचर की वीडियो देखी थी। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग की। हमने पार्ट 2 के अंदर नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड की वीडियो देखी थी, जिसके अंदर हमने पार्ट 2 के अंदर नेमिंग के जितने भी रूल्स हैं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको पार्ट 3 जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि पार्ट 3 के अंदर अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी जो कार्बन कंपाउंड हैं। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली थी, अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है किस तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, माफ करिए कंबशन रिएक्शन के बारे में। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, फिर एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और लास्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करके हम कर देंगे खत्म। यानी कि हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम कर देंगे खत्म। उसके बाद हम अपने आगे जो टॉपिक्स हैं जैसे इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप करके हम कर दें हमारी वीडियो का दी एंड। हमारा चैप्टर हो जाएगा वहां पे खत्म। तो आज हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, और खासकर ये 4 जो पॉइंट है ना, इन 4 पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। केमिकल रिएक्शंस लिख करके आ जाएगी आपके सामने, आपको बताना होगा कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की। तो देखिए पहले हम बात करने वाले हैं कंबशन के बारे में। अब कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जलना। कंबशन का मतलब होता है जलना। हाँ, जेलेसी वाला नहीं है ये कि भैया जेलस हो रहा, नहीं, जेलेसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जब कार्बन कंपाउंड को जलाया जाएगा तो क्या होगा। अब कार्बन कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड ले सकते हैं हम, जैसे कि मैंने ले लिया CH4। अब CH4 क्या है, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, तो एक के लिए क्या बोलते हैं, मैथ, और लग जाएगा यहाँ पे एन, तो क्या बन गया ये, मिथेन। ठीक है, क्या बन गया, मैथेन। तो जो मिथेन है, जब हम मिथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे, क्योंकि जब भी हम जलाएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही आग लगेगी, तो जब भी हमने किसी भी कार्बन कंपाउंड को, नोट करें, किसी भी कार्बन कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, पानी रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये सिर्फ मीथेन के लिए नहीं है, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं, कितना भी बड़ा कार्बन कंपाउंड हो, कितना भी छोटा कार्बन कंपाउंड हो, जब हम उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी ही रिलीज करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मीथेन का, और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, C6H12O6। C6H12O6 को जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया तो क्या प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। चैप्टर 1 की ये रिएक्शन है, याद होगी आपको, नहीं याद है तो एक बार आप इसको दोबारा यहाँ पे रिकॉल आपको मैंने करा दिया है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबशन, कि जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, पानी रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत कंबशन रिएक्शन के अंदर? नहीं, बहुत बढ़िया। कंबशन के बारे में बात करने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड, यानी कि जब कभी भी किसी कार्बन कंपाउंड में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये आगे प्रोसीड होती है विद द हेल्प ऑफ एन एजेंट। सीक्रेट एजेंट नहीं है, ये है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, खुद को रिड्यूस कर देंगे, खुद को रिड्यूस कर देंगे पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके छोड़ देंगे। ऐसा हीरो कि खुद को तो मतलब ये समझ लीजिए कि सामने वाले को कुछ नहीं होने देंगे, भले ही खुद के जान के लिए खेल जाएं। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि खुद को तो रिड्यूस कर देंगे पर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके ही छोड़ेंगे, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस रिएक्शन में जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इन केमिकल मकरिए इन कार्बन कंपाउंड, जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट यूज करते हैं, नोट कर लीजिएगा नाम, काफी इंपॉर्टेंट है। वो हम यूज करते हैं KMnO4 या फिर K2Cr2O7। क्या यूज कर रहे हैं? या तो KMnO4 यूज करेंगे या तो K2Cr2O7 यूज करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि हम यूज करते हैं इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इनका नाम क्या है? KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन हम कर किसका रहे हैं? ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड का। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जो एल्कोहल्स होती हैं, जो एल्कोहल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऑक्सीडाइज। यानी कि क्या यहां पर क्या प्रोसीड होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगी? वो बना देंगी कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्कोहल्स है वो ऑक्सीडाइज होंगी और क्या बना देंगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगी। यानी कि जब हमने एल्कोहल्स की रिएक्शन किससे करा दी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से जब हमने इनकी रिएक्शन करा दी तो क्या बनाएगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी इसकी, आइए देखते हैं। अब देखिए मैंने ले लिया यहां पे C2H5OH। C2H5OH। अब इसका नाम देखें क्या होगा? कितने कार्बन है? 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसमें देखें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो क्या आ गया? 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड में तो एन और लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप है और OH के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल। तो क्या आ गया? इसका नाम क्या बन गया? इथेनॉल। क्या नाम बन गया? इथेनॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने C2H5OH लिया, इसको हमने क्या कर दिया? रिएक्शन करा दी इसकी किससे? KMnO4 या फिर K2Cr2O7 से। या तो KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे या फिर K2Cr2O7 से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बन जाएगा? वो इथेनॉल से बना देगा इथेनॉइक एसिड।
क्या बना देगा इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH। अब देखिए कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 के लिए H, सारे सिंगल बॉन्ड तो N, और लास्ट में लग रहा है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यूज करते हैं ओइक एसिड। तो क्या नाम बन गया इसका, इथेनोइक एसिड। और ये है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर आप देखिए एल्कोहल के अंदर 1 ऑक्सीजन था और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, यानी कि एडिशन क्या हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, KMnO4 है और K2Cr2O7 है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए इस रिएक्शन को, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अभी भी बता रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है ये। ठीक है, कर ली नोट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहां पे जो रिएक्शन है, जैसे हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जो एडिशन रिएक्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है, एक तरीके से हम बात करें टर्बो, क्या होता है, टर्बो। टर्बो मतलब भैया, टर्बो मतलब ये है कि यानी कि ये जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट मिला देंगे, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट मिला देंगे तो केमिकल रिएक्शन होने की स्पीड को बढ़ा देगा। मतलब जैसे हम बात कर लें, हमने H2 लिया और O2 लिया, इसकी रिएक्शन से हमने बना दिया पानी। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, हमने H2 लिया, O2 लिया और इसकी मदद से हम बना रहे हैं पानी, और ये जो रिएक्शन है ये हो रही है 30 मिनट के अंदर। किसमें हो रही है, 30 मिनट के अंदर। ठीक है, पर एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई है कि हमें जो पानी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए और जल्दी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर हम मिला देंगे कैटलिस्ट। क्या मिला देंगे हम, कैटलिस्ट मिला देंगे। तो यही जो रिएक्शन जो 30 मिनट के अंदर हो रही थी, यही अब रिएक्शन 10 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो यानी कि इसने क्या कर दिया, रिएक्शन होने की स्पीड को बढ़ा दिया। रिएक्शन होने की स्पीड बढ़ गई, यानी कि ऐसा टर्बो काम कर रही है, जो कैटलिस्ट ऐसा टर्बो काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर देगा, ये रिएक्शन की स्पीड को एकदम से बढ़ा देगा, और यही काम होता है कैटलिस्ट का। ठीक है, तो जो एडिशन रिएक्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहां पे जो कैटलिस्ट है वो होता है निकल। क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट होता है निकल। ठीक है, अब जो एडिशन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में मदद करता है। क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने में मदद करता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो एडिशन रिएक्शन है ना, वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड का कार्बन कंपाउंड बनाने में मदद करती है। किस तरीके से मदद करती है, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने ले लिया इथीन। क्या ले लिया, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने यहां पे क्या ले लिया है, इथीन ले लिया है। ठीक, तो अब देखिए इसकी मैंने रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हाइड्रोजन गैस। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हाइड्रोजन गैस से मैंने क्या करा दिया, यहां पे इसकी रिएक्शन करा दी। तो क्या होगा भैया, यहां पे ना एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे एक बॉन्ड टूट जाएगा, और क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था, एक बॉन्ड टूट गया, ये बचेगा। अब जितने बॉन्ड टूट रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे लगा दीजिए। जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर लगा दीजिए। कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां पे एक बॉन्ड, तो यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दीजिए, और क्या बन गया ये, यानी कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्या बन गया, ये CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। और ये क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड में बदल गया है। यही तो हुआ यहां पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया एक बार आप हमें जो है ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल दिखा दीजिए। ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल देखिए। देखिए एग्जांपल मैं लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए मैंने क्या लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी निकेल और हाइड्रोजन से। इस बार यहां पे देखिए डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो दो बॉन्ड टूटेंगे। तो यहां पे दो बॉन्ड यहां पे मैंने तोड़ दिए। ठीक है, अब जितने बॉन्ड टूट रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जोड़ दीजिए। उस वाले केस में, इथीन वाले केस में एक बॉन्ड टूट रहा था तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस बार है इथाइन का केस, इस बार टूट रहे हैं दो बॉन्ड। कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड। तो दोनों कार्बन में कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, दो हाइड्रोजन, यानी कि बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जुड़ जाएंगे। और क्या बन गया ये, CH ट्रिपल बॉन्ड CH से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए एक एग्जांपल एक और देखिए एडिशन रिएक्शन का। इस बार तो हम देख रहे थे दो दो कार्बन के बारे में, पर कभी हमें प्रोपीन दे दिया, ये प्रोपाइन दे दिया, ब्यूटीन दे दिया, ब्यूटाइन दे दिया, तो क्या होगा इसका। तो देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं प्रोपीन का, उससे आपको बाकी सारे जो भी है ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, जितने भी एग्जांपल हैं सबको आपको समझ आ जाएंगे। मैं लेके चलता हूं एक प्रोपीन का एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया है एग्जांपल किसका, प्रोपीन का। ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और हाइड्रोजन गैस। प्रोसीजर सेम है। यहां पे कितने बॉन्ड है, बॉन्ड है दो, तो एक बॉन्ड तोड़ दीजिए और जितने बॉन्ड टूट रहे हैं कार्बन पे उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। पर कौन से कार्बन पे, क्या तीनों कार्बन पे, नहीं। जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उन्हीं कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उन्हीं कार्बन के बीच में हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो हाइड्रोजन भी इन दोनों कार्बन के बीच में ही आएगा। यानी कि कुछ ऐसा, CH3 तो एज इट इज है। ठीक है, अब यहां पे डबल बॉन्ड था, आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गया। ऐसे ही यहां पे CH2 था, एक बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गया, तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि प्रोपेन से बन गया है प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। और यही रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से प्रोपाइन का एग्जांपल, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे दो बॉन्ड तोड़िए और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड थे वहां पे दो दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ही आपका यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड होती रहती है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन समझ आई, कोई दिक्कत क्या नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। पहली बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अब आप सभी क्रिकेट देखते होंगे या और भी कोई स्पोर्ट्स देखते होंगे या खेलते होंगे, तो उसमें आप एक चीज सुनते हैं कि एज सब्स्टिट्यूट आए हैं, एज सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक प्लेयर की जगह, मान लीजिए एक प्लेयर खेल रहा है, वो इंजर्ड हो गया या थक गया या किसी कारण वो जो है ग्राउंड के बाहर चला गया, तो उसकी जगह एक दूसरा खिलाड़ी ले लेगा जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर होगा। यानी कि टीम का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा प्लेयर के जरिए था और वो सब्स्टिट्यूशन के जरिए एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ चुका है, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहां पे भी यही होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो ये कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, पर हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन जिस हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर रहा है, हो सकता है वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और उसकी जगह कोई और कंपाउंड ले ले। ठीक है, क्या बोला, एग्जांपल समझ आएगा। देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, तो देखिए जैसे
मैंने एग्जांपल लिया CH4 का। किसका एग्जांपल लिया है? CH4 यानी कि मीथेन का। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बात तो सेम है। बिल्कुल भैया, लिख लीजिए। तो हमने CH4 लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरीन गैस से, ठीक है, 2 क्लोरीन यानी कि क्लोरीन गैस से हमने इसकी रिएक्शन करा दी। अब सुनिए एक चीज, केमिस्ट्री के अंदर सबसे ही इंपॉर्टेंट और सबसे मन पसंदीदा जो स्टोरी चलती है वो चलती है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। किसके बीच में? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। जब भी हाइड्रोजन किसी क्लोरीन को देखता है तो वो उसको लेकर के भाग जाता है। जैसे इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को देखा तो इसने इसको लिया और लेकर के भाग गया और क्या बना दिया? HCl बना दिया। और जो बचा हुआ ये क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह। देखिए क्या हुआ, ऐसे समझिए। ये था, इसकी रिएक्शन हमने कर दी क्लोरीन गैसेस से, मतलब क्लोरीन गैस से। तो यहां से ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके भाग गया और क्या बच गया यहां पे बच गया है Cl यहां पे, और यहां पे HCl निकल गया है। अच्छा, कार्बन क्या अपने 3 वैलेंसी बनाता है? नहीं, कार्बन अपने पास 4 वैलेंसी रखता है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड में कार्बन नहीं रह सकता। तो ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के ऊपर तरस खाता है और यहां पे आके जुड़ जाता है और क्या बना देगा वो बना देगा H H H। ऐसा था, और ये क्लोरीन आया और यहां पे आकर के जुड़ गया और क्या बना दिया? CH3Cl बना दिया। तो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी? ये होगी कुछ इस प्रकार। CH4 था, इसकी रिएक्शन हमने कर दी क्लोरीन गैस से। एक हाइड्रोजन के क्लोरीन लेके भाग गया और एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह आ गया और क्या बना दिया? CH3Cl बना दिया और यहां से HCl बाहर निकल गया। तो यहां पे देखिए, एक हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली? एक क्लोरीन ने ले ली, यानी कि क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूट आ चुका है। क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूट आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये था आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आई? आई होप कि आपको समझ आई होगी। नहीं आई है तो एक बार आप दोबारा समझिए। जब भी CH4 या फिर हम किसी की भी रिएक्शन की बात कर सकते हैं, हम CH4 या C2H6 किसी की भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं मीथेन की। हमने मीथेन लिया और इसकी रिएक्शन हमने करी क्लोरीन गैस से। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर चला जाएगा और जो दूसरा क्लोरीन था वो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और क्या बना देगा? वो CH3Cl बना देगा और ये ऐसा सब्स्टिट्यूट आ चुका है इस रिएक्शन के अंदर, यानी कि एक रिएक्शन का पार्ट नहीं था, इस कार्बन कंपाउंड का पार्ट नहीं था कौन? क्लोरीन, पर एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ चुका है, ठीक है। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो ये थी आपकी 4 जो मेजर केमिकल रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और लास्टली हमने बात करी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको इन चारों रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं अपने आगे अब हम बात करने वाले हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में। अब इथेनॉल क्या होता है और इथेनॉइक एसिड क्या होता है? इथेनॉल की बात करें और इथेनॉइक एसिड की बात करें, ये हमारे केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियली भी वेरी वेरी बेनिफिटेड हैं, यानी कि हमें कमर्शियली भी काफी मदद करते हैं, यानी कि इनकम का सोर्सेस भी है। ये जो इथेनॉल है और इथेनॉइक एसिड है वो कमर्शियल यानी कि इनकम का भी सोर्स है। किस प्रकार? जो इथेनॉल है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। जी हाँ, एल्कोहल, जिसको हम यूज करते हैं एज ड्रिंकिंग एजेंट, एज अ ड्रिंकिंग एजेंट। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ठीक है, ड्रिंकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और जो इथेनॉइक एसिड है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। भैया ना तो हमने इथेनॉइक एसिड सुना ना एसिटिक एसिड सुना, कोई बात नहीं। विनेगर तो सुना है ना, सिरका। तो बस इथेनॉल, जो इथेनॉइक एसिड है ना उसको हम बोलते हैं विनेगर, यानी कि एसिटिक एसिड। जो आपका एसिटिक एसिड होता है वही आपका क्या होता है? विनेगर होता है, ठीक है। और इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होती है आपकी एल्कोहल, जो कि एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं,
ठीक है। अब इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉइक एसिड क्या होता है? इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल होता है C2H5OH, और इथेनॉइक एसिड क्या होता है? माफ करिए, CH3COOH। और अभी हमने इसकी रिएक्शन देखी थी कि हम इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कैसे जाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? KMnO4 और K2Cr2O7 था। ठीक है, कोई दिक्कत क्या यहां तक? नहीं, ठीक है जी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के रिएक्शन के बारे में, कि इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड किस प्रकार के रिएक्शन दिखाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे इथेनॉल के बारे में, कि जो इथेनॉल है वो सोडियम के साथ या फिर H2SO4 के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है, कौन? इथेनॉल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इथेनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? इथेनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम के साथ। तो क्या होगा? तो देखिए, इथेनॉल है यानी कि C2H5OH, हमने इथेनॉल लिया और इथेनॉल की रिएक्शन हमने करा दी सोडियम से। ठीक है, तो क्या बना देगा ये यहां से बना देगा C2H5ONA, C2H5ONA बना देगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्या बना देगा ये? C2H5ONA बना देगा। तो जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई सोडियम से तो बना देगा वो C2H5ONA, और जो C2H5ONA है इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम इथोनेट। और रिएक्शन क्या थी? दोबारा देखिए, हमने C2H5OH की रिएक्शन करा दी सोडियम से तो बना देगा वो C2H5ONA, और इसको ही अब कहाँ गई, देखिए C2H5OH प्लस Na तो बना देगा वो C2H5ONA, और इसको ही हम बोलते हैं सोडियम इथोनेट। ठीक है, नोट करिए रिएक्शन को। कर ली? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि इथेनॉल की रिएक्शन अगर हमने करा दी H2SO4 से तो क्या होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हमने इथेनॉल की रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दी। हमने H2SO4 ले लिया, पर हम अब बात कर रहे हैं किसी भी एसिड से करा दी तो क्या होगा? इथेनॉल है, इथेनॉल हमने ले लिया यानी कि C2H5OH, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 से। तो जैसे ही हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई H2SO4 से तो यह बना देगा इथीन। क्या बना देगा? इथीन। तो ऐसे समझिए कि जो एडिशन रिएक्शन थी वो मदद कर रही थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जाने के लिए, पर वहीं पे जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई H2SO4 से तो वो मदद कर रही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जाने में। एक रिएक्शन है जो कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कर रही है, और एक रिएक्शन है जो कि सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कर रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पे बनी रहती है। और दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ना काफी अंडररेटेड रिएक्शन है, यानी कि बच्चे इस रिएक्शन पे इतना ध्यान नहीं देते, और बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन को तो अच्छे तरीके से ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर हमने इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 से करा दी तो वो क्या बना देगा? इथीन बना देगा। क्या बना देगा? इथीन बना देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इस रिएक्शन को। कर ली? ओके। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में, यानी कि जो अल्कोहल वाला टॉपिक था वो लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला है। हमने बात करी थी कि सोडियम इथेनॉल कैसे बनता है, और अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे हमने कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कैसे जाएंगे, जो कि हमने बात करी थी H2SO4 से रिएक्शन करा के। अब हम बात करने वाले हैं डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है? ये ऐसी अल्कोहल्स हैं, या फिर हम बोलें कि क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल की बात करें तो ये ड्रिंकिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जिसमें कुछ
ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। जैसे जैसे कि हम बात करते हैं पैरिडीन की, जैसे हम बात करते हैं बेंजीन की, जैसे हम बात करते हैं इथेनॉल की। तो इस तरीके के इसमें एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं और उसके बाद ये एज अ ड्रिंक हमारे सामने रख दी जाती है, जिसको लोग बड़े चाव से पीते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या अच्छी है या बुरी है? तो ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे लीवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल का टॉपिक समझ आया? ठीक है जी, ओके। अब बात करने वाले हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, अब हम बात करेंगे यहां पे इथेनॉइक एसिड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आता है कौन? इथेनॉइक एसिड अपने साथ। जितना इंपॉर्टेंट इथेनॉइक एसिड है ना, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके केमिकल रिएक्शंस भी हैं। जैसे सबसे पहले एस्टरिफिकेशन, बोर्ड एग्जाम में उठा करके क्वेश्चन रख दिया जाता है, एक्सप्लेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और लगभग लगभग तो ये जो है हर बार पूछा जाता है। एस्टरिफिकेशन हो गया, या फिर इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ेंगे आप सैपोनिफिकेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि कई बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एस्टरिफिकेशन को। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखें क्या है। हमने क्या किया एस्टरिफिकेशन के अंदर, ये क्या है? इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने करा दी किससे? इथेनॉल से। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने करा दी इथेनॉल से। तो यहां पे कंपाउंड बनता है और कंपाउंड को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे बना देता हूं कंपाउंड में, और ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड को। तो ये बना देगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये। और एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ध्यान से इस केमिकल रिएक्शन को पहले नोट करिए कि जब हमने इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने करा दी इथेनॉल से, तो एक कंपाउंड बनाता है। और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, तब बड़ा सा जो कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, उसके बारे में इसके बाद 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बताऊंगा आपको। कर लिया नोट? ठीक है, तो अब देखिए, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हमने इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से कराई तो कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो कंपाउंड है वो बन चुका है? ठीक है, जैसे अब कईयों में कलर चेंज आ जाता है कई रिएक्शंस के अंदर, या कईयों में क्या होता है कि हीट का जो है ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसे ही क्या इसके अंदर भी कोई कलर चेंज आएगा या किसी चीज का चेंज आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हो चुकी है? तो इसका आंसर है हाँ। जो एस्टर होता है ना, जो एस्टर होता है वो बहुत स्वीट स्मेल का होता है, यानी कि एस्टर के पास बहुत मीठी सी खुशबू होती है, बहुत प्यारी सी मीठी सी खुशबू। ठीक है, तो वो जो खुशबू है ना एस्टर की, उससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो चुकी है, यानी कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, एस्टर आपको मिल चुका है। और जो एस्टर है वो यूज होता है एज अ फ्रेग्रेंस, एज अ फ्रेग्रेंस। ठीक है, परफ्यूम्स के अंदर यूज होता है, या दूसरे दूसरे जैसे सोप्स होते हैं, सोप्स के अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है उस समय किसका यूज कर रहे हैं हम? एस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ आई। जब हमने इथेनॉल की रिएक्शन इथेनॉइक एसिड से कराई तो उससे क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। अब अगर आपसे पूछता है डिफाइन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता, डेफिनेशन खैर इसकी यही होगी कि व्हेन वी रिएक्ट एथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड इट फॉर्म अ वेरी स्वीट स्मेल कंपाउंड नोन एज एस्टर, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके मैं क्वेश्चंस, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको करा दूंगा जब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, पर
किसी कारणवश आप इसकी जो डेफिनेशन है वो भूल गए, तो आप इसके अंदर सीधा सीधा क्या लिख के आ सकते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH gives CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। सीधा सीधा आप ये लिख के आ सकते हैं और आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं मार्क्स कटेंगे। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा जो फंडा है वो यही है कि अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो आप उस थ्योरी के रिलेटेड केमिकल रिएक्शन लिख के आ जाइए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे एस्टरिफिकेशन की आपको थ्योरी नहीं पता कि एस्टरिफिकेशन होते क्या है, तो आप उसके रिएक्शन लिख के आ जाइए, आपके पूरे मार्क्स। ठीक है, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख के आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। कौन सी? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आई होप कि आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझ आई होगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम बात करने वाले हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। कौन सी? सैपोनिफिकेशन। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं इस रिएक्शन को आप? रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। किस प्रकार? बताते हैं किस प्रकार। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एस्टर। इसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको कंपाउंड के फॉर्म में नहीं, मैं इसको ऐसे सिंपल इसको रख दिया है। ठीक है, हमने एस्टर लिया और एस्टर की रिएक्शन हमने करा दी NaOH से, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस से हमने इसकी रिएक्शन करा दी है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? ये हमें दे देगा एल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। क्या दे देगा? इथेनॉल दे देगा। और यहां से हमें एक सॉल्ट देगा। किसका? यहां पे सॉल्ट देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि CH3COONA। क्या दे देगा? CH3COONA। और इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। सोडियम इथोनेट और सोडियम एसीटेट दोनों अलग हैं। सोडियम इथोनेट और सोडियम एसीटेट दोनों के दोनों अलग हैं। सोडियम इथोनेट बनता है बाय द हेल्प ऑफ एल्कोहल और सोडियम एसीटेट बनता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रिएक्शन को नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। सैपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? यहां पे हम जो है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड था एस्टर, उससे हम जा रहे हैं दोबारा से एल्कोहल के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि हमें प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला है, हमें उसको सॉल्ट मिल गया है, पर एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने दोबारा इस रिएक्शन को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है दोबारा इस रिएक्शन को हमने। ठीक है, अब कोई दिक्कत है क्या इस रिएक्शन के अंदर? नहीं, नोट कर लिया। ठीक है जी, बढ़े आगे। ओके, तो सैपोनिफिकेशन और एसिडिफिकेशन रिएक्शन आपको समझ आई? ठीक है जी, बात करते हैं अब हम इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन अगर हमने किसी बेस से करा दी तो क्या होगा। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन हमने किससे करा दी? किसी भी बेस से, तो सेम चीज बनेगी। क्या बनेगा? देखिए, इथेनॉइक एसिड ले लेता हूं मैं, ये हो गया। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, तो यहां पे बना देगा सोडियम एसीटेट। क्या बना देगा? सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA बना देगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, कर लीजिए नोट। कर लिया? ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों अलग हैं। ये जो कंपाउंड है, कौन सा? ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सोडियम इथोनेट, और ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट।
याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आपको कभी कभी दिक्कत कर देगा। सोडियम इथोनेट के अंदर एक ऑक्सीजन है, सोडियम एसीटेट के अंदर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सोडियम इथोनेट, ठीक है, और सोडियम एसीटेट। एसीटेट में सी आ रहा है तो सी से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सोडियम इथोनेट यानी कि अल्कोहल। ठीक है, वैसे तो आप अपने तरीके से जिस तरीके से याद रख सकते हैं आप वैसे याद रख लीजिए। ठीक है, याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आपको जो तरीका इजी लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको काफी दिक्कत करने वाला है ना, क्योंकि ये सोडियम इथोनेट और सोडियम एसीटेट काफी दिक्कत करता है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोडियम इथोनेट C2H5ONA था या CH3COONA था। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए ही आपको मैं बता रहा हूं कोई ट्रिक इसको देखिए और जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ट्रिक बता दी है कि सोडियम इथोनेट के अंदर 1 O है और सोडियम एसीटेट के अंदर 2 O है। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से जैसे आपको अच्छा याद लगे आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में हम पहले बात करते हैं। अब देखिए सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करें सोप की। तो जो सोप है वो लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, बताऊंगा किस तरीके से, अभी आप यहाँ पे याद रखिए कि जो सोप है वो सोडियम सॉल्ट के लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की एक चेन होती है, और वहीं पे जो डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट के बेंजीन सल्फोनिक और एल्काइल की चेन होती है। किस तरीके से, देखिए यह है सोप का स्ट्रक्चर। सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C17H35 COONA। ये है क्या चीज, ये है आपका सोप। और यहां पे आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का एक लॉन्ग चेन है कार्बन की, 17 कार्बन है, 35 हाइड्रोजन है। तो क्या एक लॉन्ग चेन है किसकी, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वहीं पे बात करें डिटर्जेंट की, तो आप डिटर्जेंट का यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं C17H35 SO3Na। तो यहाँ पे क्या है, सल्फेट, सोडियम सल्फेट के, माफ करिए, हाँ, सोडियम सल्फेट के सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन है, सोडियम सल्फेट के सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन है, कौन, डिटर्जेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद नहीं होता है कि ये किसकी लॉन्ग चेन है तो आप यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं कि जो सोप है वो होता है C17H35 COONA, और जो डिटर्जेंट है वो होता है C17H35 SO3Na। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करें, जो सोप है वो ऑब्टेन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सोप क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें ऑब्टेन होते हैं। वहीं पर डिटर्जेंट है वो सिंथेटिक मटेरियल से हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। सोप नेचुरली ऑब्टेन होती है नेचुरल मटेरियल से, और वह डिटर्जेंट है वो सिंथेटिक मटेरियल से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस ही बात है, अगर सिंथेटिक मटेरियल नेचुरल मटेरियल से हमें कोई चीज ऑब्टेन हो रही है तो वो क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी। क्या होगी, बायोडिग्रेडेबल होगी। और वहीं पर कोई चीज अगर हमें सिंथेटिक मटेरियल से या फिर मैनमेड मटेरियल से हमें मिल रही है तो वो क्या होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके जी। आगे बात करें, इसके अंदर सोप के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्ट्स, जो सोप हैं वो हार्ड वाटर यानी कि ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, हार्ड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कौन, जो सोप है वो हार्ड वाटर में इनसॉल्युबल होती है, वहीं पे जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है।
ठीक है, यानी कि एक ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसमें सोप इजीली डिजोल्व नहीं होगी, और वहीं पे एक ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसमें जो आपका डिटर्जेंट है वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। वही चीज है, प्रोड्यूस इसकम इन हार्ड वाटर विच अफेक्ट इट्स क्लींजिंग एजेंट, यानी कि ये क्या करता है, हार्ड वाटर के अंदर सोप है वो हार्ड वाटर के अंदर स्कम यानी कि मैल पैदा करता है। क्या पैदा करता है, मैल पैदा करता है, जिससे साबुन जो है क्या कर रही है, चीजों को साफ कर रही है। वहीं पे जो डिटर्जेंट है वो अपना क्लींजिंग एजेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए वो अपना इतना आसानी से क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाता है, कौन, डिटर्जेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं, ये कुछ पॉइंट है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी, सोप और डिटर्जेंट के। लास्ट टॉपिक बचता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि साबुन है वो किस तरीके से अपना क्लींजिंग एक्शन दिखाती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इससे समझते हैं कि क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है। तो पहली बात, जो साबुन होती है, जब साबुन देख रहे हैं, साबुन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है साबुन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ये गोला वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। अब जो हेड है, जो हेड है वो होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। और वही टेल है वो हाइड्रोफिलिक होती है। क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि पानी में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये क्या होगा, देखिए, जो हेड है, जो हेड है वो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो टेल है वो होती है हाइड्रोफिलिक। तो जैसे आपका एक कपड़ा है, यहाँ पे क्या लग चुकी है, डस्ट लग चुकी है। आप मान लीजिए यहाँ पे लग रही है ग्रीस। क्या लग गई है, यहाँ पे ग्रीस लग गई है। अब आपने साबुन लगाई, तो साबुन लगाते ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ये पूरा पानी के अंदर है, ठीक है। इस पानी में टेल डिसॉल्व हो जाएगी। पानी में कौन डिसॉल्व हो जाएगी, टेल। और ये जो ग्रीस है, ग्रीस किसमें डिसॉल्व होएगी, माफ करिए एक सेकंड, रुकिए। जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक, माफ करिएगा, जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और जो टेल है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। बाकी किसी भी, जैसे ग्रीस हो गई या ऑयल हो गया, उसमें कौन डिसॉल्व हो जाएगी, टेल, ठीक है। तो जैसे ही किसी कपड़े पे क्या लगा, जैसे किसी कपड़े के ऊपर कोई ग्रीस लग गई, तो आपने साबुन अप्लाई करी, उस पर सोप अप्लाई करी, तो जैसे आप उसमें सोप अप्लाई करेंगे तो उस ग्रीस के अंदर कौन लग जाएगा, ग्रीस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी टेल, ठीक है। और पानी में कौन डिसॉल्व हो जाएगा, हेड। और उसके साथ साथ एक क्लस्टर सा बना लेंगे। क्लस्टर को इस प्रकार मान लीजिए, आपका ये क्या है, ये आपका वो ग्रीस है जहां पे आपका क्या लगा है, डस्ट, एक कपड़ा है जिसपे आपकी ग्रीस लगी हुई है। तो यहां पे आ जाएगी आपकी टेल। आप देखना पे टेल ने से डिसॉल्व वो कर लिया है, और पानी में कौन है, हेड। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर के डिसॉल्व हो जाएंगे, और यहां पे क्लस्टर बना लेंगे, और इस क्लस्टर को बोलते हैं मिशेल्स। क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। और इन मिशेल्स के कारण ही जो साबुन है वो अपना क्लींजिंग एक्शन दिखाती है। इन मिशेल्स के कारण ही साबुन अपना क्लींजिंग एक्शन दिखाती है। और ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार दिखाई देता है, कौन, एक सेकेंड, देखिए, इस प्रकार दिखाई देता है, कौन, मिशेल। अब देखिए, जैसे ये कोई ऑयल पार्टिकल है, ऑयल पार्टिकल में टेल ने क्या कर लिया है, अपना ऑयल पार्टिकल से यहाँ पे अटैचमेंट बना ली है, और वहीं पे जो हेड है उसमें पानी से अटैचमेंट बना ली है। और जैसे ही हम यहाँ पे पानी से धोएंगे तो पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से साफ हो जाएगा, और आपका जो कपड़ा है वो इजीली डिसॉल्व, माफ करिए, जो कपड़ा है वो इजीली साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साबुन वर्क करती है।
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, और यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो हो जाता है ओवर। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, पर इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको बहुत जल्द ही इसके भी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आगे हम बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी हम वन शॉट के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।